नमस्कार, मैं सुनील आप सभी का एजुकेशन प्रभा यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं पुनः उपस्थित हूं अनुसंधान अर्थात रिसर्च की कक्षा में, जिसमें आज हम रिसर्च को संपूर्ण रूप से देखेंगे कि क्या है रिसर्च। रिसर्च की अगर हम बात करें तो आप जैसे देखेंगे कि ये दो भागों में बटा हुआ होता है, अर्थात इसको हम दो भाग कर सकते हैं, री और सर्च। तो अगर हम री को अलग करते हैं और सर्च को अलग करते हैं तो री का मतलब क्या होता है, पुनः होता है, और सर्च का मतलब होता है खोजना। अर्थात जब हम रिसर्च की प्रक्रिया में जाते हैं तो ये पुनः खोजने की प्रक्रिया होती है। क्योंकि पुनः खोजने की प्रक्रिया इसलिए होती है क्योंकि कभी भी जो हमारा रिसर्च है वो पहले से कुछ ना कुछ अलग अलग लोगों के द्वारा किया हुआ होता है। अब किया हुआ होता है, इसमें कुछ किए हुए होंगे या नहीं होंगे, चूँकि आप देखेंगे कि इस रिसर्च की प्रक्रिया में कम से कम दो चर होते हैं। क्या होते हैं? दो चर अवश्य होते हैं, अर्थात वेरिएबल का होना बेहद ज़रूरी है। बिना कम से कम दो वेरिएबल के कोई भी शोध नहीं हो सकता है, बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। तो जब दो चर हो जाते हैं तो दो चर अर्थात वेरिएबल को हम दूसरे शब्दों में प्रदत्त भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रदत्त भी कहते हैं। प्रदत्त जिसको प्रो का अर्थात प्राक से है और दत्त का मतलब दिए हुए से है या दिया हुआ कह दीजिए। तो दिया हुआ अर्थात प्राक और दत्त अर्थात प्रदत्त, जो पहले से प्रदत्त है, पहले से दिए हुए हैं, पहले से दी हुई जो चीज़ें हैं। जब हम उन्हीं सारी चीज़ों पर हम रिसर्च करते हैं, सर्च करने की प्रक्रिया करते हैं, अन्वेषण करने की प्रक्रिया करते हैं, खोजने की प्रक्रिया करते हैं, अनुसंधान की प्रक्रिया करते हैं, तो वही जो होता है वो क्या कहलाता है? तो रिसर्च की प्रक्रिया कहलाती है। तो सर्च की प्रक्रिया तो वो हुई जो कि सब कुछ हमारा अपना मौलिक हो जाता है, एक सिद्धांत के तौर पर हम उसको खुद से हम सब कुछ करते हैं। तो वो सर्च की प्रक्रिया होती है जो पहली बार कभी भी कुछ किया जाता है। लेकिन जब हम रिसर्च की प्रक्रिया में करते हैं, मान लीजिए एक उदाहरण है कि छात्र एवं छात्रा की अभिरुचि का अध्ययन। अब ये छात्र एवं छात्रा की अभिरुचि का अध्ययन अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर कितने आपको मिलेंगे कि कितने आपको ये टोटल प्रदत्त हैं, कितने चर हैं? तो इसमें बहुत लोग कहेंगे कि एक है, दो है, तीन है, लेकिन इसमें मुख्य रूप से दो ही है। ये छात्र और छात्रा एक कैटेगरी में आ जाएंगे, जो कि हम इसको एक में क्या ला देंगे? छात्र और छात्रा, अर्थात छात्र लड़का है, छात्रा लड़की है, उसको हम लिंग के आधार पर अगर बांटेंगे मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य में तो वो क्या कहलाएगा? लिंगीय विभेद। लिंगीय विभेद, ये लिंगीय विभेद कहलाएगा। और दूसरा आपका होगा अभिरुचि। तो दो प्रदत्त हमारे पास खुद हैं, और अगर मान लीजिए कि इसी टॉपिक पर अगर मुझे रिसर्च करना हुआ तो हम ये पहले से सब कुछ दिया हुआ है, तो पहले से जो चीज़ दी हुई है उन्हीं चीज़ों के मार्फत अगर हम उसका अन्वेषण फिर से करते हैं, वर्तमान कालिक रूप में उसका अध्ययन करते हैं, तो वही रिसर्च की प्रक्रिया होती है। अब जब रिसर्च की प्रक्रिया होती है तो अगर हम देखेंगे कि ये तो बहुत सारी चीज़ें चलती रहती हैं। खास करके अगर हम शैक्षिक परिप्रेक्ष्य में रिसर्च की बात करें तो हम बताए थे शायद आपको कि रिसर्च की प्रक्रिया में, अर्थात जब एजुकेशनल रिसर्च अर्थात शैक्षिक अनुसंधान की हम बात करते हैं, तो शैक्षिक अनुसंधान में क्या होता है कि इसमें सबसे पहले 1897 में जे.एन. राइस ने इसका, चूँकि इनका ये पीएचडी इस पर किए थे, शैक्षिक अनुसंधान पर करने वाले पहले रिसर्चर ये हुआ करते हैं, और इन्हीं के नाम शैक्षिक
अनुसंधान को देने का भी श्रेय जाता है। तो ऐसा कह सकते हैं कि 1897 में पहली बार जे.एन. राइस के द्वारा शैक्षिक अनुसंधान दिया गया, ऐसा कह सकते हैं। तो जब ऐसा दिया गया तो हम उसके बाद से इस शिक्षा पर भी इस रिसर्च की प्रक्रिया को करने लगे, क्योंकि इससे पहले क्या होता था, बहुत सारे अन्य परिप्रेक्ष्य में किया जाता था लेकिन शिक्षा के परिप्रेक्ष्य में नहीं किया जाता था। लेकिन जब बहुत सारे अलग अलग परिप्रेक्ष्यों में किया गया तो उसका जो फल मिला वो बहुत ज़्यादा उन्नत फल मिला। उसी को देखते हुए ये जे.एन. राइस ने देखा कि ये शिक्षा के क्षेत्र में भी इसको अगर अपनाया जाए तो बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव साबित होगा, और फिर इन्होंने अपनाया। तो जब इन्होंने अपनाया तो शिक्षा में अब हम सीधे, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मैंने बताई हुई हैं तो हम उन चीज़ों में फिर से समय को व्यतीत नहीं करना चाहते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि इसके उद्देश्य क्या हैं, आवश्यकताएं क्या हैं, इसको मैंने बताया है। अगर आपने इससे पहले वीडियो नहीं देखा है तो हमारा वीडियो सर्च कीजिए, आपको मिल जाएंगे, इसमें सारी डिटेल्स मिल जाएंगे। अब अगर हम सीधे अनुसंधान को देखते हैं तो अनुसंधान का अगर हम देखेंगे कि इसमें स्टेप क्या है, तो अनुसंधान के स्टेप में हम जब देखते हैं तो आप देखेंगे PhD-CAG। अब PhD-CAG क्या है, तो सिलेक्शन of a problem, formulation of hypothesis, design of research, collection of data, analysis of data, फिर formulation of generalization and conclusion। आप देखेंगे इसमें जो प्रक्रियाएं चलती हैं कि इसमें स्टेप चलते हैं। अब जब रिसर्च का जो स्टेप मुख्य रूप से होता है, मुख्य रूप से हम बता रहे हैं, ये केवल मुख्य रूप से है और भी गौण होता है। तो सिलेक्शन ऑफ अ प्रॉब्लम, फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस, डिजाइन ऑफ रिसर्च, कलेक्शन ऑफ डेटा, एनालिसिस ऑफ डेटा और फॉर्मुलेशन एंड जनरलाइजेशन एंड कंक्लूजन। अब अगर हम इसका हिंदी रूपांतरित कर दें तो सिलेक्शन ऑफ अ प्रॉब्लम अर्थात समस्या का चयन, फिर प्राकल्पना का निर्धारण कह दीजिए, शोध की रूपरेखा, फिर कलेक्शन ऑफ डेटा अर्थात आंकड़ों का संग्रहण, फिर आंकड़ों का विश्लेषण, फिर फॉर्मुलेशन एंड जनरलाइजेशन अर्थात निष्कर्ष का प्रतिपादन, एवं सामान्यीकरण।
तो ये जो मुख्य तौर पर आप देखेंगे कि इसके रिसर्च के जो होते हैं वो स्टेप होते हैं। तब स्टेप होते हैं तो हम इसमें भी देखेंगे कि बहुत सारे प्रश्न आ जाते हैं कि आप क्षेत्र का चयन कीजिए। क्षेत्र का चयन क्या है? ऐसे बहुत सारे प्रश्न आ जाते हैं कि क्षेत्र का चयन, तो कि क्षेत्र का चयन क्या है, कि समस्या, किसी भी शोध समस्या में क्षेत्र का चयन कैसे किया जाता है, क्या किया जाता है। भैया हमें ये बताइए कि क्षेत्र का चयन आप कहीं से दूर से नहीं लाते हैं। क्षेत्र का चयन यही होता है कि आप सबसे पहले तो ऐसे समझिए कि हम क्या करते हैं, एक रिसर्चर, एक आदमी, एक छात्र होने के नाते हम क्या करेंगे कि अपने आसपास की जो समस्याएं हैं, अपने परिवार में जो हम देख रहे हैं समस्याएं, हम अपने समाज में जो समस्याएं देख रहे हैं, हम अपने गांव में जो समस्याएं देख रहे हैं, हम अपने शहरों में जो समस्याएं देख रहे हैं, हम अपने देश में जो समस्याएं देख रहे हैं, अर्थात जो बहुत सारे, जिस परिवेश में हम रहते हैं उस परिवेश या उस पूरे समाज या वातावरण में जो फैली हुई समस्याएं हैं उसको हम क्या करते हैं, अनुभूत करते हैं, अनुभव करते हैं। और जब अनुभव करते हैं तो हम क्या करते हैं कि उस समस्या से हम पार पाने की कोशिश करते हैं। और जब पार पाने की कोशिश करते हैं तो उस समस्या को लेते हैं, तब तो पार पाने की कोशिश करेंगे, तो समस्या का निदान पहले करने की कोशिश करेंगे, तो सबसे पहले उस समस्या का चयन कर लेते हैं। इसी प्रकार से कई बार क्या होता है कि कई बार तो ऐसे इस प्रकार से आप क्षेत्र का चयन करते हैं। दूसरे अर्थों में कि आप क्षेत्र का चयन कैसे करते हैं, तो कभी भी एज अ रिसर्चर मैं ये देखता हूं कि मैं क्या कर सकता हूं, मैं किस विषय पर कर सकता हूं। चूंकि मान लीजिए कि अगर मैंने मास्टर डिग्री किसी एक विषय में की है तो मास्टर डिग्री मैंने उस पे मेरा क्या है, स्पेशलाइजेशन है, तो स्पेशलाइजेशन है और उसमें मेरी रुचि है, मैं उसमें ज़्यादा कुछ कर सकता हूँ, मेरा उसमें ज़्यादा कुछ नॉलेज है। तो जब मेरा कुछ ज़्यादा नॉलेज है, मेरा कुछ ज़्यादा इंटरेस्ट है, जब मेरी ज़्यादा उसमें रुचि है और मैं करने की इच्छा भी रखता हूँ उसमें, तो उसके माध्यम से हम एक विषय का चयन कर लेते हैं। तो क्षेत्र के चयन का निर्धारण करने में हम अगर देखेंगे, क्षेत्र के जब चयन की बात करते हैं तो क्षेत्र के चयन में हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम एक विषय का निर्धारण कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, एक विषय का निर्धारण कर लेते हैं हम अपनी रुचियों के अनुसार। क्योंकि भैया हम ऐसा नहीं किसी अलग क्षेत्र में कूद जाएंगे जिसमें कि हम कभी रिसर्च कर ही ना पाए, ऐसा नहीं, जिसमें हम अपना खुद से स्पेशलाइजेशन रखते हैं, जिसमें हम खुद से उसको कर सकते हैं, इंटरेस्ट रखते हैं, करना चाहते हैं, ऐसा विषय। तो सबसे पहले हम विषय का निर्धारण करते हैं। जब हम विषय का निर्धारण करते हैं उसके बाद हम क्या करते हैं कि उन विषयों में, मान लीजिए कि अगर हिंदी विषय है, मेरा स्पेशलाइजेशन हिंदी विषय में है, तो अगर हिंदी विषय है तो अब मुझे उस विषय में बहुत सारी समस्याएं, तो बहुत सारी हैं, हर विषय में समस्याएं हैं। अब मुझे इस विषय, अर्थात अगर हमारा हिंदी है तो हिंदी से संबंधित बहुत सारी पुस्तकें, बहुत सारे ग्रंथ, बहुत सारे जर्नल, बहुत सारे शोध पत्र, बहुत सारे शोध प्रबंध या अन्य जितने भी चीज़ें, या शोध गंगा, बहुत सारे आपको या इंसाइक्लोपीडिया वगैरह वगैरह का हम क्या करते हैं, उसको सर्च करते हैं, देखते हैं, उसको पढ़ते हैं। जब हम विषय का चयन कर लिए, क्योंकि भैया हमें क्या करना है, हिंदी में करना है, तो जब हम विषय का चयन कर लिए तो हम विषय का स्पेशलाइजेशन भी तो कर लिए हैं, क्षेत्र का चयन हम कर लिए हैं, है ना। क्षेत्र में कौन सा आ जाएगा, विषय आ जाएगा। अब विषय का चयन हमने एक कर लिया है, उसके बाद हम उससे संबंधित सारी चीज़ों की प्रक्रिया को हम देख लेंगे कि कहाँ पर कैसी कौन सी समस्याएं आती हैं। अब हम उसके माध्यम से मुझे जिसमें हम बहुत अच्छा, क्योंकि हिंदी विषय भी भंडार है या सभी विषय,
तो सभी विषय भंडार हैं, समस्याओं से गुथा पड़ा है। तो जब गुथा पड़ा है तो हम क्या करते हैं, उसमें से किसी एक का हम चयन कर लेते हैं अपनी सुविधा के अनुसार, अपने इंटरेस्ट के अनुसार, जिसमें कि हम कर सकते हैं। सबसे पहले हमारी एबिलिटी भी देखना पड़ेगा कि हम किस में कर सकते हैं, क्योंकि उसमें आप जब शोध करते हैं तो टाइम का बाउंडेशन भी होता है। तो ये सब सारी प्रक्रियाएं हम देखते हैं। तो जब देखते हैं तो हम एक विषय का चयन कर लिए और उस विषय में भी एक समस्या का क्या कर लिए, चयन कर लिए। अब यहाँ पर आकर के हम क्या करते हैं, चयन कर लेते हैं किसका, तो समस्या का चयन यहाँ पर करते हैं। तो इसी प्रकार से हम समस्या का चयन कर लेते हैं और फिर उस समस्या को लेकर के विभिन्न चीज़ों को, अब हम जब ऐसा नहीं है कि जब हमने विषय का चयन किया तो उसके लिए बहुत सारे ग्रंथों को पढ़ा, मैंने अलग अलग चीज़ों को पढ़ा है, तो मैंने विषय के चयन में मुझे निर्धारण करने में मुझे आसानी हो गई। अब आसानी हो गई तो इसके बाद सीधा हम प्राक्कल्पना पर थोड़े जाएंगे, नहीं जाएंगे, क्योंकि जब हमें प्राक्कल्पना का निर्धारण करना होगा तो उसके पहले भी मुझे विषयों को, ग्रंथों को, जितने भी तत्व हैं उससे संबंधित, समस्या से संबंधित सारे ग्रंथों को, सारी चीज़ों को, सारे जर्नलों को, जितने भी उसके पेपर निकले हैं, समाचार पत्र निकले हैं, समस्या मतलब समस्या से संदर्भित जितनी भी सारी चीज़ें हैं उसको मुझे पढ़ना होगा। पढ़ना इसलिए होगा क्योंकि उसको पढ़ने के बाद मुझे एक आइडिया लग जाएगा कि इसमें, अब मेरा क्या था, एक मैंने लिखा था कि छात्र और छात्रा की उपलब्धि, अभिरुचि का अध्ययन। तो अभिरुचि का अध्ययन, मान लीजिए कि अगर हिंदी विषय में है तो अभिरुचि किस प्रकार की समस्या है, किस प्रकार की अभिरुचि है, अभी तक जो प्राप्त डेटाज हैं पास्ट वाले, तो पास्ट डेटा से मुझे जो प्राप्त हुए हैं उसके आधार पर, क्योंकि उसको हमें पढ़ना होगा तभी मुझे आधार पता लगेगा। तो जब मैंने पढ़ा है तो इसके बाद, इसीलिए समस्या के चयन के बाद इसको एक आ जाता है क्या, RLL, रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर इसको कहते हैं। तो रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर में हम क्या करते हैं कि जो संबंधित हमारी समस्या है उससे संदर्भित ग्रंथों को, जर्नलों को, पत्र पत्रिकाओं को, मैगजीन वगैरह को, या जितने भी स्रोत हैं जैसे मैंने बताए हैं, तो उसके सारे स्रोतों को हम पढ़ते हैं। और पढ़ने के पश्चात हम क्या करते हैं, RLL अर्थात रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर, जिसको कि हम कहते हैं संबंधित साहित्य की समीक्षा। क्या कहते हैं, संबंधित साहित्य समीक्षा। तो संबंधित साहित्य की हम समीक्षा करते हैं क्योंकि उसके आधार पर, अब जब हम समीक्षा कर लिए संबंधित साहित्य की, इसके आधार पर मुझे अगर मान लीजिए कि दिया है कि उसमें छात्र और छात्रा में कि छात्र की जो अभिरुचि का अध्ययन है वो मान लीजिए कि 72% दिया है, और अगर मान लीजिए कि छात्रा की जो अभिरुचि का अध्ययन दिया है वो अगर मान लीजिए कि कितना दिया है, 68% दिया है, तो ये कुल मिलाकर के हम इस पर पहुँचे हैं। अर्थात इसको बनाने के लिए अब इसके माध्यम से हम किस पर पहुंचेंगे, प्राक्कल्पना पर पहुंचते हैं, और इसी के माध्यम से फिर उसके बाद प्राक्कल्पना का निर्धारण होता है, शोध की रूपरेखा बनती है, फिर हम आंकड़ों का संग्रहण करते हैं, फिर उसका विश्लेषण करते हैं, फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, जो विभिन्न हमारे निष्कर्ष होते हैं उसका हम क्या करते हैं, फिर उसको जनरलाइज करते हैं। कभी किसी में जनरलाइज करते हैं, किसी में नहीं, अर्थात जो हमारा क्या कहते हैं कि रिसर्च का कैसा नेचर है उसके माध्यम से हम किसी में जनरलाइज करते हैं, किसी में जनरलाइज नहीं करते हैं। तो मुझे लगता है कि कम समय में आपने इसको समझा होगा, और मैं कल प्राक्कल्पना से संबंधित तत्वों को मैं पढ़ाऊँगा और बेहद आकर्षक और अच्छे ढंग से पढ़ाएंगे। इसी तरह पढ़ने के लिए आप एजुकेशन प्रवाह यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए
और साथ ही बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आपको आने वाली सभी वीडियो मिलती रहे। धन्यवाद।